हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑप्टिक्स यानी कि हम पढ़ रहे थे प्रकाश की, और कल हमने जान लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं यानी कि हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रकृति और उसके नियम के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब प्रकृति में हुआ क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, यानी कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो बेंड कर जाती है या तो नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर। तो इस प्रक्रिया को तो हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्शन बोल दिया। फिर कारण जाना ऐसा क्यों हुआ, तो फिर हमने कारण में ये देखा कि लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में अलग अलग है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण क्या हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था। तो जहां पर चाल बहुत ज्यादा होगी वहां पर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जा रही थी, और जहां पे चाल कम होगी वहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि अभिलंब के पास आ जा रही थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर यहाँ पर भी लॉज होते हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ पर भी लॉज होते हैं। तो क्या होते हैं, बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, यानी कि अपवर्तन के नियम की हम बात करते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से वो नियम है। पहला नियम कहता है, ये मान लेते हैं नॉर्मल है एन एन डैश, और यह है इंटरफेस यानी कि जो दो माध्यम को भिन्न कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और ये चली गई लाइट ए ओ बी करके। तो पहला नियम कहता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड refracted ray all lie on the same plane। यानी कि आपतित किरण, जो ये आपतित किरण है, ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब, ये एक ही प्लेन। अगर मैं यहाँ पर प्लेन बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर प्लेन बनाऊं यानी कि एक समतल बनाऊं, तो उसी समतल पे होंगे, यानी कि एक ही प्लेन पे ये होंगे। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। चलिए फटाफट से लॉ लिखेंगे, फिर बात करेंगे हम दूसरे लॉ। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, यानी कि आपतित कोण है, और ये है अपवर्तित कोण। तो कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always constant। क्या कहता है कि साइन आई अगर हम निकाले, यानी कि साइन अनुपात निकाले हम इंसिडेंट एंगल आपतित कोण, और साइन अनुपात निकाले हम अपवर्तित कोण का, तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत होगा, यानी कि साइन आई आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट यानी कि कैसा मिलेगा, एक नियत मिलेगा। नियत यानी कि फिक्स वैल्यू मिलेगी जो कभी चेंज नहीं होगी हर एक मीडियम के लिए, फॉर अ गिवन मीडियम।
किसी गिवन मीडियम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर माध्यम की ये बात कर रहा है। और याद रखें एक छोटी सी बात, और वो ये है, इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करें इस बात को भी। अब याद रखेंगे ये जो कांस्टेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि इस नियत को हम यहां पर नियत राशि मिल रही है, उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। ना अपवर्तनांक का काम क्या होता है? तो अपवर्तनांक का काम होता है, ये आपको बताएगा कि लाइट जो बेसिकली है डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में जब प्रकाश गया है तो वो कितना मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाया जाएगा? एन से इसको हम दर्शाएंगे, एन से। तो एन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हर एक मीडियम के लिए फिक्स होगा। ठीक है, अपवर्तनांक, यानी कि जितने एंगल पे आप लाइट को बेसिकली क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे, रिफ्रैक्शन भी उसी के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, मैनेज करेगा। जैसे जैसे ये आप एंगल बढ़ाने लग जाओगे, ये एंगल भी थोड़ा हल्का सा बढ़ेगा। ये बात याद रखना, जितनी ज्यादा ये आगे जाएगी, ये एंगल भी उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है ना। थोड़ी सी बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक को बेसिकली माध्यमों से रिलेट किया जाता है। जैसे प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यानी कि लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट फर्स्ट मीडियम से, लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं 1n2। आगे हमेशा 1 लिखा जाएगा, पीछे 2। और पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम। इसको पढ़ने का तरीका होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। क्लियर? एक छोटी सी बात है बट याद रखेंगे, इस तरीके से पढ़ा जाता है। हमेशा आगे वो माध्यम लिखा जाएगा जहां पर लाइट पहले चलेगी, फर्स्ट ट्रेवल, और पीछे वो लिखा जहां पे जाएगा सेकेंडरी ट्रेवल, या सेकेंडरी ट्रेवल बोल सकते हैं, जहां पे लाइट बाद में जाएगी। उदाहरण के तौर पे इसको थोड़ा सा समझाएं, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि लाइट जो है हवा से कहां की तरफ गई, कांच की तरफ गई। तो यहां पर कहां से गई, हवा से, तो ये फर्स्ट मीडियम है। और कहां को गई, कांच पे, तो ये दूसरा मीडियम है, यानी कि दूसरा माध्यम है। तो हम इसको लिखेंगे 1n2, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, एयर के लिए ANG। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें पहला माध्यम क्या है, हवा है, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, यानी कि ग्लास। पढ़ेंगे कैसे सर इसको? तो इसको पढ़ने का तरीका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हवा के सापेक्ष में
कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो सर अगर यहाँ पर पहला माध्यम हवा ना हो, ग्लास हो, और लाइट ग्लास से वाटर में जा रही हो, यानी कि ग्लास को हम G ले रहे हैं, वाटर को हम W ले रहे हैं, यानी कि कांच से प्रकाश पानी की ओर चल रहा हो, तो क्या हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसको G&W। जहां लाइट पहले चलती है उसको आगे लिखें, जहां बाद में गई है उसको पीछे लिखें। ठीक है, समझ जाइएगा इस बात को। G&W क्या बोलेंगे इसे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक। Now, relation between speed of light and refractive index, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो क्या होता है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध? आओ देखते हैं। माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल थी v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल थी v2। यहां से समझ में भी आ रहा है कि v1 बड़ा है v2 से, क्योंकि यहां पर देखो जब भी अभिलंब से जहां पे प्रकाश दूर होगा, यानी कि लाइट रे जहां पर नॉर्मल से दूर होगी, वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और जब पास होगी तो वहां पर लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, मान लिया इस पूरे माध्यम में जो अपवर्तनांक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जा रही है, तो 1 एंड 2 यहां पर क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमारे पास 1 एंड 2 क्या है? अपवर्तनांक हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, तो हमें याद रखना है कि अपवर्तनांक कैसे निकाला जाएगा अगर हमें दो प्रकाश के वेग दिए हों, यानी कि हमें लाइट की स्पीड दे रखी हो। हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि जहां प्रकाश पहले चला उसके माध्यम की वेग को ऊपर रख दो, और जहां बाद में गया उसके उस माध्यम में वेग को नीचे रख दो। यानी कि अगर हमें यह निकालना हो तो हम लिखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमारे पास इसका सूत्र बन जाए, तो हम बोलेंगे 1 एंड 2 का जो मान है वो बन जाएगा v1 अपॉन v2। जो इसकी स्पीड पहले है उसको ऊपर रख दिया, जहां बाद में उसको नीचे रख दिया। क्या कहेंगे? पहले मीडियम की स्पीड लगा देंगे ऊपर और दूसरे मीडियम की नीचे कर देंगे, और हमारे यहाँ पर रिलेशन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम glass to water if the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second and that of water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the refractive index of water with respect to glass. चलिए सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है कांच में प्रकाश का वेग 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है और पानी में का वेग 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। हमसे बोला है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक निकाल। चलिए करेंगे सॉल्व। तो करना बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन। हमें क्या बोला है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें निकालना है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि हमें निकालना है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। अब जहां लाइट पहले जाएगी वो स्पीड पहले लिखी जाएगी, यानी कि यहां लिखाई जाएगी वेलोसिटी, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और जहां बाद में जाती है वो आएगा नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यानी कि वीजी का मतलब क्या है, वीजी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग कितना दिया है, ये दिया है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। VW क्या है सर, VW है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में प्रकाश का वेग जो कितना दिया है 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है। बस लगाओ और आंसर निकाल दो। तो क्या करना है, G&W बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 बटा 2.25 गुणा 10 की घात 8, ये तो कट गए तो ये बचा 2 बटा 2.25, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो चला जाएगा, तो G&W का मान हमारे पास क्या बन जाएगा 200 बटा 225। इसको हम सॉल्व करते हैं 25 के 5 से काट लेते हैं, 5 4 से 20, 0 का 0, 5 4 से 20, 5 को 20 और 5 पंजे 25, 40 बटा 45 को हम काटें तो 5 अठे 40 और 5 नवे 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास G&W बराबर 8/9, और ये हमारा आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन। तो करना क्या है, जिसकी जहां लाइट पहले जाती है उस स्पीड को ऊपर लिखना है, जहां बाद में उसको नीचे लिख देना है, बस इतना ही आपको समझना है। जल्दी से नोट करेंगे।
तो आपका आंसर आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्या हम लोगों ने किया, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के साथ रिलेटेड है। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि अगर दो अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक दिया हो, यानी कि दो अलग अलग माध्यमों का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो दो मीडियम का, तो कैसे हमें उन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आने वाली क्लासेस में हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और चीजें भी देखेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।